हो नहीं सकता। ऐसे लापरवाही करते रहोगे तो फिर भूल जाओ यूपीएससी। भाई डेली 2 आंसर भी नहीं लिखे जा रहे तुम लोगों से। देखिए चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। अब यहाँ एक्टिव रहिए। सहायक, पहले तो हेड राइटिंग सुधारो अनु अपनी। देखो वैसे हैंड राइटिंग मेरी भी ख़राब है पर फिर भी मैं तो बोलता हूँ कि सुधार लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। सहायक संधि व्यवस्था क्या है? पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है, ये सब लोग समझना सीखे आंसर लिखा कैसे जाता है। अरे हाँ कविता तुम हो यहाँ पे? कविता बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। ये हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाली है। सर मैं इसके बारे में क्या फिर बता सकती हूँ, अभी तो नहीं बता सकती। ठीक है, कल से आप है ना जाके 8th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है आज जाके। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है? सारी 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना। 2 चैप्टर में करवा दें, तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे पर आप पहले पढ़ लेना। देखो पैटर्न ये रहना चाहिए कि एक बार आप खुद से पूरी बुक पढ़ के आओ, फिर एक बार मेरे साथ पढ़ो, फिर एक बार घर पे जाके पढ़ो, तो इससे कभी भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है। सहायक संधि व्यवस्था क्या है? पहली क्वेश्चन की डिमांड ये है। दूसरा, इसके कारण क्या भारत गुलाम राष्ट्र बना? अपने मत के संदर्भ में बिंदु लिखिए। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको लगता है कि सहायक संधि सबसे मेन कारण रहा राष्ट्र को गुलाम, भारत को गुलाम बनने के लिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ये अगर नहीं याद हो तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है? दिस नॉट इज कंपलसरी। ठीक है, पर सही लिखा कि आपने लॉर्ड वेलेस्ली के था। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अंग्रेज़ों की सेना अपने राज्य में रखना पड़ता था तथा उस सेना का खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। राज्य को आंतरिक, ये क्या है? आंतरिक सत्ता है क्या है? अरे कहाँ गई अनु? यस सर। सत्ता। यस सर, आंतरिक सत्ता। थोड़ा ध्यान से लिखिए। अब ये देखो ये गड़बड़िया है तुम्हारे तो है ना, वो ABCD वाला जैसे आता है ना मार्केट में बच्चों का, तो वैसे हिंदी का भी वर्णमाला का आता है, तो वो ऐसे बनाने वाला प्रैक्टिस कीजिए आप। आंतरिक सत्ता शासक के पास रहती थी परंतु विदेश नीति और सैन्य नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। अब देखो इसमें आपने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसमें पूरा पॉइंट आएंगे। एक तो देखो उसमें क्या क्या था कि उनके बिना पूछे बिना कोई संधि भी नहीं कर सकता था राजा, ये चीज़ याद रखना। अब इससे क्या होता था, जो राजा था वो स्वतंत्र नहीं रहा। अब तो सबसे मेन कारण तो यही था कि जैसे कोई अगर ये संधि पे हस्ताक्षर करता था तो जैसे मान के लो कि अंग्रेजों के जो दुश्मन है वो उससे संधि कर ही नहीं सकता था। तो ये 2-3 फैक्टर है, जाके थोड़ा अच्छे से और पढ़ोगे तो पता लगेगा। भारत गुलाम राष्ट्र कैसे बना? मतलब आप लिखिए कि हाँ मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कारण रहा भारत का गुलाम बनने के लिए, तो फिर उसके बाद में आप शुरू कीजिए अपने पॉइंट, तो फिर बताइए कैसे। सैन्य निर्भरता, शासकों की अपनी सेना कमजोर हुई, सुरक्षा पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गई, एकदम सही बात है। आर्थिक शोषण, अंग्रेजी सेना का खर्च भारतीय राज्य को उठाना पड़ता था जिससे राजकोष भी खाली हुए। ठीक है। राजनीतिक स्वायत्ता समाप्त, कोई भी राजा स्वतंत्र विदेश नीति संधि नहीं कर सकता था, एकदम सही बात है। असंतोष, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था से राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जिससे भारतीय एकजुट नहीं रह सके, एकदम सही बात है। अंग्रेजों की शक्ति वृद्धि, हैदराबाद, अवध, मैसूर, पेशवा आदि के साथ संधियों से अंग्रेजों का साम्राज्य तेजी से फैला, एकदम सही बात है। शासन पर नियंत्रण, शासक केवल नाम मात्र के रह गए, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास चली गई। आर्थिक गुलामी से राजनीतिक गुलामी, आर्थिक शोषण, सैन्य निर्भरता, कूटनीतिक नियंत्रण ने धीरे धीरे भारत को पूर्ण गुलाम राष्ट्र बना दिया। यहाँ तक तो ठीक लिखा है। अब देखते हैं आपको कंक्लूजन क्या लिखा है। सहायक संधि व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वह प्रयोगशाला थी जिसमें भारतीय राज्यों की संप्रभुता का क्रमिक विघटन हुआ। इसने भारत को व्यापारी मित्र से गुलाम राष्ट्र में परिवर्तित करने की नींव रखी। हाँ ये बात सही है, नींव रखी। और आगे भी और कारण भी आएंगे इसमें, आप वो भी लिख देते भाई। डलहौजी की जो था वेगवत का सिद्धांत, ठीक है, और भारतीय राज्यों की आपसे में को, मतलब ये महत्वपूर्ण कारण नहीं था परंतु ये नींव थी। पर इसके आगे आप लिख सकते थे 1-2 लाइन कि हाँ डलहौजी की हड़प नीति थी और शासकों के आपसी एक दूसरे का सहयोग न कर पाने के कारण भारतीय गुलाम राष्ट्र बना। पर ये एकमात्र ये कारण नहीं था। आंसर आपने बहुत बड़े लिखा, तो चलो बताइए अनु कहाँ से लिखा है आपने ये आंसर? सर थोड़ा बहुत जो मेरे नोट्स थे उससे लिया और मतलब 1-2 जगह से थोड़ा बहुत पढ़ा करके। नहीं बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा कि बिना देख के लिखिए, परंतु हाँ जब मैं टेस्ट लूँगा तब बिना देखे लिखना है। अभी आपसे देख के लिखिए, पर बहुत अच्छा लिखा है आपने, ये 1 नंबर। अगर इसमें मैं 10 में से नंबर देना चाहूँ तो आउट ऑफ आपको 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बोला समझ रहे हो? 4.5 नंबर 50% नंबर बहुत अच्छा होता है।
मतलब बहुत अच्छा लिखा है आपने। थोड़ा बहुत और कमियाँ सुधार लोगे तो 5-6 नंबर मिल जाएंगे उसमें। सब लिखिए तभी पता लगेगा कौन सी दुनिया में। भाई मेहनत करना सीखिए, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। ऐसे सपनों में जीते रहोगे फिर। अब इसीलिए मैं क्यों क्वेश्चन देते जा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अभी भाई ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, कोई इजी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है ये। चलो, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले 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 पहल पहले ये सर ये एनसीईआरटी बुक से ऐसे ही लिख लिया मैंने, यही क्वेश्चन था उसमें। पहले पहले एक छोटी सी पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो आपको पहले बताना कि कैसे दिलचस्पी नहीं थी उनकी स्टार्टिंग में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वे दिन इस विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठे। यार ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे वो कौन सी कंडीशन हो गई जिनके कारण ये भारत पे मतलब भारत को गुलाम बना लिए। ठीक है, देखते हैं अब इन्होंने क्या लिखा है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार, कपास, रेशम, मसाले करना था। आरंभ में भारत के इलाकों पर राजनीतिक कब्जा करने की कोई योजना नहीं थी। एकदम सही बात है। आपको बताना भी था स्टार्टिंग में, थोड़ा एक पार्ट बताना था मेन बॉडी में, जैसे कि इनको व्यापारिक लाभ उठाना था। सर मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा बड़ा हो नहीं, जाएगा, इंट्रोडक्शन नहीं, तो ये मेन बॉडी की तो डिमांड है ना, मेन बॉडी की तो डिमांड है ना वो क्वेश्चन। भाई पहले उनको कैसा था कि वो ओनली यहाँ पे व्यापार करने ही आए थे ओनली, समझ में आया? तो वो तो मेन बॉडी का पार्ट है ना। कोई नहीं, थोड़ा अपन ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे देखो आपका आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन की डिमांड नहीं करोगे तो ये चीज़ याद रखना। भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति। मुगल साम्राज्य पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। एकदम सही बात है। जब याद रखना नेतृत्व तो नहीं रहता है, जब सेंट्रल लेवल पे नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है अब क्षेत्रीय राज्य जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है वो उभरने लग जाती है। और उन क्षेत्रीय शक्तियों में आपसी मनमुटाव या मतलब उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है। अंग्रेज उसका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब बोलते हैं ना फूट डालो राज करो की नीति। तो ये मेन कारण था। मराठा, अफगान, सिख नवाब और अन्य छोटे राज्यों में निरंतर संघर्ष हो रहा था। अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर फूट डालो राज करो की नीति अपना। एकदम बढ़िया लिखा है। व्यापार से सुरक्षा की आवश्यकता। व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। एकदम बहुत बढ़िया। गोदामों और कारखानों की रक्षा, छोटी छोटी सेनाएं रखी जो आगे चल के बड़ी सेनाओं बदल गई। एकदम सही बात है। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, संगठित सेना और नौसेना थी, सैन्य रूप से श्रेष्ठ थे। एकदम सही बात है। आर्थिक हित और संसाधनों का लक्ष्य, लालच। बंगाल की उपजाऊ भूमि और धन संपदा देकर अंग्रेजों की लालच बढ़ी। एकदम सही बात है। भारत को उन्होंने एक कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटेन के माल के लिए बाजार बना दिया। महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ। प्लासी का युद्ध, सिरदल शहर को बंगाल पर कब्जा। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार। इसके बाद 1725 में इलाहाबाद की संधि से अपने दीवानी अधिकार और अपने राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। नीति और संधियाँ, इतना ज़्यादा फैक्चुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ऐसे दिखा सकते थे कि ये संधियाँ हुई और इसके कारण धीरे धीरे अपने साम्राज्य शक्ति का विस्तार किया। सही है। परंतु शाही संधि प्रणाली, वेलेजी द्वारा, विलय की नीति, डलहौजी, सतारावत और झांसी की नीति कई रियासती कंपनी के अधीन आ गई। भारतीय साम्राज्य की कमजोरी, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय आधार पर भारतीय समाज बटा हुआ था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट संघर्ष नहीं हो पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। निष्कर्ष, अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, राजनीतिक सुनने और भारतीयों को आपसी फूट का लाभ उठाया, सैन्य आर्थिक श्रेष्ठता का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे भारतीय विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठे। बहुत अच्छा लिखा है। तो इसमें अगर 15 नंबर का क्वेश्चन माना जाए इसको, तो आराम से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अरे बहुत अच्छे नंबर होते हैं और बहुत अच्छा लिखा है। ये दिख रहा है आपका मेहनत इसमें कि आपने बहुत जगह से सर्च करके लिखा है। भाई सब लोग ऐसे मेहनत कीजिए तभी IAS बनोगे, नहीं तो फिर भूल जाओ। पढ़ते रहिए, फिर कुछ ही नहीं होगा ऐसे। चलो ठीक है, आप तीसरा नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। सब लोग लिखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ ही नहीं होगा, फिर भूल जाओ तैयारी। अब जैसे ये मेहनत करके आई है अनु, कितना टाइम लगा आपको जब ये क्वेश्चन लिख रही थी तब? सर ऐसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब लगभग 1 आध घंटा, मतलब ऐसे पहले पढ़ने में जो टाइम लगा तो बाकी कोई बात नहीं, बना अभी इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भाई देख के लिख के लाइए आप। उससे क्या होता है भाई, आपको देखो आप कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पीटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए आपके, कितनी सारी चीज़ें आपने उसमें लिखी है, सिंधिया आपने कितना पढ़ा, मेंस की चीज़ें भी क्लियर हो गई। यही तो है अभी देख के लिखने का फ़ायदा। मैं गारंटी साथ बता, यूपीएससी के इस मार्केट में कोई भी आपको नहीं बताता होगा भाई देख के आंसर लिखिए, पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो देख के लिखने पे बिलीव करता हूँ। मेरा ये मानना कि अब जब आप देख के लिखोगे ना तो आपको चीज़ें याद होती जाती है। आप सोचिए कि एक टॉपिक से आपने 100 क्वेश्चन लिख ली, तो आप जब यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो वो तो लिख ही लोगे ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समराइज हो जाएगी।
दूसरी बात, आपको डर नहीं लगेगा देख के लिखने में, नहीं तो बच्चे ऐसे डरते हैं, हाथ कांपते हैं बिना ऐसे। तो आदत बनाइए धीरे धीरे, सबसे देख के लिख के लाओ, चैट जीपीटी से छाप के लाओ, नोट्सों से पढ़ के, एनसीईआरटी से कहीं से छाप के लाइए, पर जरूर लिखिए। पर थोड़ा जितना मेहनत करोगे उसको उतना फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो जितना कम मेहनत करेगा उसका वही हाल होगा। चलो ठीक है, थर्ड चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर बहुत अच्छा था। ठीक है, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट था, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट था, तो अच्छा चैप्टर था सेकंड चैप्टर। अब देखते हैं अपन। अब देखो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, याद करो ये कौन सा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1764 में। उसके बाद में फिर ये संधि होती है। उस संधि को क्या बोला जाता है अनु, बताइए। इलाहाबाद की संधि। हाँ, याद रखना, इलाहाबाद की संधि होती है। और उसमें कौन कौन था, देखो इनकी तरफ से कौन था, इनकी तरफ से क्लाइव था। याद है ना, क्या क्लाइव युद्ध में था 1764 के युद्ध में? नहीं। हाँ, याद रखना, वो संधि करने आता है ओनली। हाँ, ये याद रखना ये चीज़, वो संधि करने आता है ओनली, उसको बुलाया जाता है स्पेशल संधि करने के लिए, क्योंकि वो आदमी चतुर आदमी था, इसीलिए बुलाया जाता है उसको। तो इनकी तरफ से था क्लाइव, और मीर जाफर का बेटा नजमुद्दौला, कौन था उसका बेटा? हाँ, वही नाम था, सिजाउद्दौला था, नजमुद्दौला शायद वो था अवध का नवाब। सिजाउद्दौला और शाह आलम और शायद कल ही बताया था, भूल गए सब लोग। या सर, एक तरफ वो 3 लोग थे, अवध नवाब और मुगल, और एक तरफ ये रॉबर अंग्रेज थे। अच्छा, चलो अभी रुको, बताता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये पता होना भी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब ये बढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी मिलेगा फ़ायदा। अंगलेश्वर युद्ध, बक्सर, हाँ बक्सर का याद रखना। इसमें था आपकी एक तरफ था, देखो मीर कासिम तो अपोजिशन में था ही, क्योंकि उसको हटा देते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो मीर कासिम था एक तरफ, अवध का नवाब सिजाउद्दौला था। ठीक है, अगर मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ये चीज़ याद रखना, ये तीनों एक गुट में थे। ठीक है, अरे इधर था तुम्हारा क्लाइव था, मीर जाफर का बेटा था, मीर जाफर का बेटा का नाम था नजमुद्दौला, ना कि सिजाउद्दौला, याद रखना। ठीक है, ओके ओके सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कंपनी दीवान बन गई। दीवान बनने का मतलब होता है, पहले चीज़ समझ लो कि कंपनी दीवान बन गई मतलब अब इनके पास टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है इनको, ये चीज़ याद रखना। अब कल भी अपन पढ़े थे कि भाई दीवान बनने से इनको ये फ़ायदा हुआ कि अब इनको बाहर इंग्लैंड से सोना चांदी नहीं मंगानी पड़ती थी। अब यहीं से इनकी आई हो रही है, उसी से ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, और बहुत डबल प्रॉफिट हो गया। अब शायद तुमने आंसर राइटिंग में पॉइंट नहीं लिखा है, पर लिखना चाहिए था, मैंने कल भी बताया था कि जब इनको आर्थिक लाभ बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी के जैसे होता है ना, पैसे वाला जब व्यक्ति बनता तो वो सोचता मैं ये कर लूँ ये कर लूँ। जब आदमी आर्थिक स्थिति रूप से कमज़ोर होता तो वो क्या ही करेगा, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लग जाता है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा कारण रहा। जब ये आर्थिक रूप से मजबूत हो गए ना, तो फिर इनको लगा धीरे धीरे हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे राज भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण ये रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। देख रहे हो उनके प्रिंटर हैं जो उनके चित्रकार थे, ताकि वो दिखाए रहे हैं कि हम कैसे भारत पर राज किए। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए नीचे एक बड़ी घटना थी, क्योंकि स्वाभाविक बात है अब इनको पैसा भी नहीं मंगवाना है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके।
अब देखो, अब ये क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब अंग्रेज नहीं वसूल रहे थे टैक्स, उस टाइम मान के चलो टैक्स वसूला जा रहा था 2 लाख, परंतु जब ये टैक्स वसूलना शुरू करते तो 3 गुने से ज़्यादा हो जाता, मतलब 10 लाख रुपए हो जाता। सोचो क्यों, इन्हें कंपनी की जो ज़रूरतें थी जो बढ़ती जा रही थी, सैन्य क्षमता का विस्तार हो रहा था, किले बना रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए टैक्स में वृद्धि करते हैं। इसीलिए फिर याद रखो, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। कारण ये है इसके पीछे। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे, ठीक है। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि क्या होगा अगर एक साथ ख़त्म करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। जी याद रखना। इसीलिए अंग्रेज जब स्टार्टिंग में बहुत बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम उठा रहे थे लोग। इनको पता है कि भाई अभी हम इतने बड़ी साम्राज्य, जब ये साम्राज्य शक्ति बन जाती है ना, तब जाके फिर सीधा युद्ध लड़ते हैं ये लोग, स्टार्टिंग में नहीं। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आगे पूरा चैप्टर जो है ना इसी पे आधारित था। चलो देखते हैं। कंपनी ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, मनमाफी फसलों की खेती कैसे करवाई। इस क्वेश्चन का रूप देना है अगर आपको, ये तो भूल जाओ। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। उसके बाद में मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, याद करो नील की खेती, ये सब जो करवाते हैं। इसके आगे मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, वो लिख लेना। क्या आपको लगता है यह स्वतः हुआ, मतलब ऑटोमेटिक हुआ स्वतः, या अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी? तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। मतलब इसमें पहले आपको बताना है कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, ठीक है, इस अध्याय में पढ़ेंगे अपन। आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों का अधिकार किस तरह तय किए, मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको 3-4 डिमांड लिखने हैं। उसके बाद में आपको ये लिखना है, ये बताना है कि क्या आपको लगता है कि ये स्वतः हुआ, कि मतलब ऑटोमेटिक अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो होता गया, या फिर अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये सब लोगों को क्वेश्चन लिखना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे सना तुम बता रहे हो ना कि हाँ मैंने सर पॉइंटों में लिखा है, इसका मतलब है तुम घास काट रही हो, ये हकीकत बात ये है। मतलब होता ना कि यार फॉर्मेलिटी में पूरा कर देता हूँ, सर बोले हैं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, झूठ माट लिख लेते हैं। इससे ये पता लगता है कि आपकी इंटेंशन थी नहीं आंसर राइटिंग लिखने की, वो तो या मान के चलो दबाव के तौर पे, तो वैसी पढ़ाई काम करेगी नहीं भाई। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको, जैसे इसने अनु ने एक आध घंटा दिया, तो आपको देने पड़ेंगे टाइम, मेरे को मतलब है ही नहीं फिर तो भूल जाओ। और मैं पहले बता रहा हूँ ये लास्ट चांस है जो ये आपकी बात तैयारी कर रहे हैं, जीवन भर ऐसे मौका नहीं मिलता। मैंने जो लिखा था ना सर, तो मैंने खुद से लिखा था। अच्छा खुद से लिखिए कि कहीं से लिखिए? पहली बात तो मैं जब बोल रहा हूँ भाई देख के लिख के लाइए आप, तो ये चीज याद रखना। देखिए सर, फिर मुझे ना ये लग रहा था, मतलब मैं ऐसे लिख रही थी देख के, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब एक बार रिकॉल कर लूँ मुझे कितना आता है, तो फिर मैंने वो लिखा, तो वो मतलब अच्छा नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने सर्च किया था, फिर पॉइंट निकाले थे, तो फिर वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं कर दूंगा कंप्लीट, करिए, देखते हैं आपको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन दिया हूँ ना अभी, इसी का ही आंसर मिलेगा इस पूरे चैप्टर में, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया है। कल भी मैंने ऐसे वो क्वेश्चन दिया था। अभी इस पूरे
चैप्टर में ऐसे ही आंसर मिलेगा एक एक चीज़ का भाई। ग्रामीण इलाकों को उन्होंने कैसे उपनिवेश बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह थे कि मन माफी फसलों की खेती कैसे करवाई, ये चीज़ याद रखना। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि भाई स्वाभाविक की बात है, पहले मान के चलो कि भाई भारतीय जमींदार जाके लोगों से पैसे मांगने जाते थे, अब ये जा डायरेक्ट मांगने जाएंगे तो हो सकता है विद्रोह हो जाए, तो इसलिए इनको डर भी लग रहा था। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम भीतर कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य, कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। सोच लो, ये है फ़र्क। जहाँ 100 रुपये का सामान खरीद रहे थे, अब ये जो है 200 रुपये का खरीद रहे, मतलब डबल हो गया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब इनको बाहर से पैसा मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक बाज़ार है, उसके बारे में दिया है यहाँ पे। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। साप्ताहिक हाट मतलब जो सप्ताह में एक बार लगता है, जो जैसे यहाँ नेहरू विहार में लगता है संडे मार्केट, वैसे ही ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मतलब स्वाभाविक बात है, जो आती तो ये ख़त्म हो जाते हैं मार्केट, जैसे लॉकडाउन में हो गया था। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, ये क्या करते जा रहे हैं, टैक्स वसूलते जा रहे हैं और टैक्स को 2 गुना करते जा रहे हैं। अब ये स्वाभाविक सी बात है, तो फिर अब लोगों के पास बचत कम होगी, बचत होगी तो साहूकारों के साथ वो कर्ज वर्ज लेंगे, जब कर्ज नहीं चुकाएंगे तो उनकी ज़मीनें खत चली जाएगी, तो ये संकट बढ़ता जा रहा है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब देखो, यहाँ से गुलामी शुरू होती है भारत की असली, मतलब एक तो होता है आर्थिक गुलामी, अब ये होता है व्यक्तिगत स्तर पे जो भारत का सामाजिक वर्ग था वो कैसे गुलाम बना। अब देखो यहाँ पे जो कारीगर थे, अब देखो पहली बात ऐसी याद रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस में भी आया है। देखो पहले क्या था, राजा रजवाड़े चलते थे, ठीक है, राजा रजवाड़ों के बहुत बड़े शौक होते थे, पर उसका ये फ़ायदा भी था कि वो लोग क्या होते थे, स्थानीय जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, लघु उद्योग थे, उनको बढ़ावा देते थे, क्योंकि शौक होते थे तो वो चीज़ें मंगवाते थे। अब अंग्रेज हो गए फॉरेनर, ये विदेशी हो गए, इनको बाहर की चीज़ें पसंद है नहीं, इनकी पसंद की जो चीज़ें आएंगी वो बाहर से आ रही है, और वो बाहर जो है फैक्ट्रियों में बन रहा है, तो यहाँ के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बोला जाता है कि जब अंग्रेज आए तो हस्तकला उद्योग का पतन होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा, इस जो साम्राज्य सत्ता थी वो चेंज हो गई। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी 2020 में, पीटी में पूछा, मेंस में पूछा, तो ये चीज़ याद रखना। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि लगान की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई थी, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़िया काल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और ये चीज़ याद रखना, ये पिछले क्वेश्चन पूछा भी है मेंस में, 2022-21 में देखना जाके। अकाल पड़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि चलो ठीक है, एक तो नेचुरल फिनोमिना मतलब फेमिना होता है, मतलब अकाल नेचुरल प्राकृतिक रूप से आए, परंतु क्या होता है कि जब सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो यही जो है नेचुरल ही मैन मेड आपदा हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना। अंग्रेज़ों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा याद रखना अकाल आया था और उसके कारण बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, तो ये चीज़ याद। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के कारण भी तो हुआ था। हाँ, वो भी है ना कि सभी कॉमर्शियल जब खेती का जो सामान कर ही नहीं रहे पैदा, तो सभी पहले क्या लोग करते थे भाई, 2-2 3-3 सालों तक स्टोर करके रख लेते थे। अब उनको ज़बरदस्ती मान के चलो नील की खेती करनी पड़ रही है, ठीक है, तो जब नील की खेती करनी पड़ रही है तो सभी बात है उनके पास जो जितनी कम मात्रा में, वो तो 1 साल के लिए भी इनफ नहीं होगा, तो इस कारण से भी अकाल पड़ते थे। जब 1 साल में बरसात नहीं हुई तो अकाल हो गया, तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी है। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, समझ रहे हो, 1/3 आबादी खत्म होना। लॉकडाउन में कोई लोग नहीं मरे, सोचो उस टाइम कितने लोग, 1 करोड़ लोग मर गए, सोचो। अब ये सबसे बड़ी बात है, शायद हो सकता है कि भारतीय सरकार इसको अब बता रही हो, उस टाइम अंग्रेज तो इतना भी नहीं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की सरकारें नहीं बताती है ना। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। ये यूपीएससी 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और ये याद रखना, पीटी के लिए जहाँ इमेज दिया हो और उसके नीचे कुछ दिया हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस लागू किया था, ठीक है।
अब देखो, खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। अब इनको लगा क्योंकि अकाल वकाल आ गया, अब इसीलिए अब ये क्या है, रेतवाड़ी ये सारी सिस्टम लाएंगे। ये काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। समझो 20 साल तो इसी में गवा दिए इन्होंने कि भाई कैसे करे ये काम। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम लागू हुई। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। और ये भी याद रखना किस किस को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। 2024 में क्वेश्चन आया था। उन्हीं किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। तो याद रखना इसीलिए इसका नाम भी है स्थायी बंदोबस्त। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। पर हकीकत क्या हुआ, इन्होंने जैसे मान के चलो राजाओं को चुन दिया कि भाई आप जाके टैक्स वसूल के हमें दो, ठीक है, और ये ताल्लुकदार जो उनको चुन के दे दिए। अब ये क्या था कि जैसे मान के चलो इनको बोल दे कि तुम लोग मुझे 100 रुपये दोगे। अब भाई राजा तो जाके खेतों में जाके टैक्स मांगने नहीं जाएगा ना, तो ये फिर किसी और को बोलेगा। तो ये बीच में ज़मींदार, ये पहला ज़मींदार हो गया, इसको बोला कि तुम भाई 110 रुपये में मुझे दो। तो ये दूसरा ज़मींदार है, ये इसको बोला कि तुम मुझे 120 रुपये में दो। और मतलब किसानों तक पहुँचते पहुँचते ये 100 रुपये कितने और रुपये हो जाते थे, 150 रुपये। तो फिर क्या ही मतलब हुआ। इसीलिए ये जो नीति असफल रही, इसीलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म भी नहीं हुआ। बंगाल के रेतों पर कोलब्रुक का खतन है ये, मतलब उसने बताया कि उस टाइम कैसी कंडीशन थी। रेत मतलब याद रखना किसान। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रेत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीज, आजीविका के वह कर्जों के बदले बेगारी मतलब बॉन्डेज लेबर, याद रखना, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था बिना पैसे दिए हुए। बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। काश्तकार जो होते हैं जो दूसरों की खेत पर काम करते हैं, मजदूर, कृषि मजदूर, याद रखना। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो उसे ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। नहीं उन्हें अपने हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। मतलब कोई उनके पास वही हो गया, दिन है तब भी अंधेरा है उनके लिए। अब क्या क्या समस्या हुई, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। जैसे मैंने बताया कि वो अंग्रेज तो 100 रुपये डिसाइड किए थे और यहाँ से वसूला जा रहा है 150 रुपये। जब अंग्रेजों को पता लगा कि हमें सीधा 50 रुपये का लॉस हो रहा था, हम डायरेक्ट ही वसूलेंगे, इसीलिए फिर डायरेक्ट लाते हैं वो रेतवाड़ी सिस्टम। ये चीज़ याद रखना। अब जहाँ पे रेतवाड़ी नहीं लगा सके, जहाँ बड़े बड़े गाँव थे, वहाँ पर लगाया उन्होंने महालवाड़ी सिस्टम। तो ये चीज़ याद रखना। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए इसको सूर्यास्त नियम भी कहते थे। मतलब भाई आज की डेट है, अगर ये सूर्यास्त हो गया, अगर आपने पैसा नहीं चुकाया, जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। ये चीज़ याद रखना। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। नीलाम करने मतलब वही होता है, अगर आपने इस डेट तक नहीं चुकाया तो आपका जमींदारी दूसरों को दे दी जाएगी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे बाजार में। अब ना एक और यहाँ पे एक और पॉइंट है। ऐसा क्या हुआ कि देखो, जब पहले जो जमींदार थे जो मान के चलो डायरेक्ट किसानों से जुड़े हुए थे, तो वो थोड़ा बहुत किसानों को थोड़ी बहुत छूट भी दे देते थे। परंतु जब क्या हुआ कि ये उदारता अपना रहे थे, इसके कारण क्या हुआ कि जब ये टाइम पे नहीं चुका पाए टैक्स, तो इनकी जगह दूसरे जमींदारों को सौंप दी गई। अब दूसरे जमींदार तो भाई सभी गाँव के तो नहीं होंगे, वो शहरों के जमींदार थे। अब इसके कारण और ज़्यादा जो है किसानों पे संकट। अब ये एक तो क्या हुआ कि अपरिचित लोग हैं, ये ना तो इनको ये किसानों को जानते हैं ना ये जमींदारों को जानते हैं, इसके कारण इनका और शोषण बढ़ा। ये चीज़ याद रखना। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी। वही चीज़ जो मैंने बताया कि ये तो 100 रुपये ले रहे थे, परंतु यहाँ से वसूला कितना जा रहा है, 150।
तो अंग्रेज़ों को अब दिक्कत होने लगी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों से ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये चीज़ याद रखना, उनका ज़मीन पर अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब कोई भी ज़मीन से उनको हटा सकता है। अगर आपने टैक्स नहीं चुकाया तो गया काम से आपका ज़मीन। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, मतलब उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। महल, याद रखना, महालवाड़ी जो मैंने बताया, महल का मतलब यहाँ पर गांव है या गांव के बहुत सारे समूह होते हैं, उनको बोलते हैं। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। ये चीज़ याद रखना, पूछ सकता है यूपीएससी जैसे पूछता है कि भाई ये क्या है। अब ये देखो यूपीएससी में डायरेक्ट पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एक नई व्यवस्था, 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, तो ये चीज़ याद रखना। के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो ये चीज़ याद रखना, ये मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, इसने लागू किया था, याद रखना, वो रैयतवाड़ी सिस्टम। और इसने होल्ट मैकेंजी ने लागू किया है महालवाड़ी। तो ये चीज़ याद रखना, तीनों को पता होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में रैयतवाड़ी आई थी, टॉमस मुनरो के टाइम में आती है तुम्हारी जो है रैयतवाड़ी, और इधर होल्ट मैकेंजी के टाइम में महालवाड़ी। तो ये तीनों पता होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था हो, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टर ने गांव-गांव को दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। मतलब याद रखना, इसे फिक्स नहीं किया गया, जैसे जैसे समय होगा उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंपा गया, ताकि गाँव का मुखिया वहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया, ये चीज़ याद रखना। अरे इसने जो लागू किया था टॉमस मुनरो ने, और रैयतवाड़ी लागू किया था, ये चीज़ याद रखना। अब अगली है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई, याद रखना, ये कौन कौन से एरिया में लागू हो रही है, ये भी याद रखना। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। देखो, जो स्थायी बंदोबस्त था वो था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इधर लागू, ठीक। और जो महालवाड़ी था यूपी, पंजाब, इस इलाके में, एमपी मान सकते हो, ठीक है। और जो रैयतवाड़ी जहाँ पे मतलब ना तो ज़मींदार समूह नहीं था, ना ही किसान उस टाइप ग्रामीण समूह नहीं थे, मतलब ये है आपका दक्षिण में, और जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इस इलाके में। तो ये चीज़ याद रखना, दक्षिण भारतीय इलाकों में। यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछा है। व्यवस्था विकसित हुई जिसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, अगर ये भी पूछ सकता है कि किसने आजमा कर देखा था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर व्यवस्था लागू कर दी। यूपीएससी 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2024 में भी आया, उससे पहले भी आए हुए हैं। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीनों पर खेती करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ रखना, वो परंपरागत जमींदार नहीं थे, ये आर्टिफिशियल बनाना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि देख चुके थे स्थायी बंदोबस्त में कितना वो लूटते हैं, ठीक है। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन लोगों को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब देखो, ये अपनी छवि पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि पहले जो है स्थायी बंदोबस्त में कैसे जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे लोग।
सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें भी समस्या दिखाई देने लगी। अब देखो, इसलिए बोला जाता है कोई चीज़ अगर आज चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाए तो वो खराब हो जाती है आखिर में। सोचिए यहाँ पे बोले कि पिता की भांति, फिर भी ये लोग शोषण हो रहा है उसमें। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। ये सबसे बड़ी पहली दिक्कत। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे, मतलब गाँव के छोड़ के चले गए लोग। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ से यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा और आगे भी आएगा ये। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, ये चीज़ भी याद रखना, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। असम में चाय होती थी, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में गन्ना होता था, पंजाब में गेहूं होता था, महाराष्ट्र पंजाब में कपास होता था। ये चीज़ें याद रखना, ये आज भी उसी चीज़ के लिए फेमस है। मद्रास में चावल होते थे। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों को खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए उसी तरह एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। अब ये है नील की खेती के लिए। अब सबसे पहले ये था एक कलमकारी छापा है जो 20वीं सदी में भारत में बनता था। ये मॉरिस कॉटन छापा है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध इंग्लैंड में। अब देखो कितना अंतर है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? अब ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु बस ये पता होना चाहिए। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरें दी गई है। बाई तरफ चित्र 5 की तस्वीर से भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी। देखो, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसीलिए बता ना, एक भी चीज़ यूपीएससी एनसीईआरटी में फालतू को नहीं देता है। कलमकारी यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है ईटी में। छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? अभी इसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, परंतु ये चीज़ याद रखना जो चीज़ें हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ये चीज़ याद रखना। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। पहली बात तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब क्योंकि सबाई की बात है, एक ही चीज़ मार्केट में टिकी रहेगी ना। बागान क्या होता है? जैसे आज भी जब हम बोलते हैं बागवानी, मतलब एक जगह खेती करना। तो नील मतलब एक एरिया में उसी चीज़ की खेती करना। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है, जहाँ पे एक साथ एक टाइप की खेती की जाती है। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 7वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील का खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। तो मतलब भारत से बढ़कर भी दूसरी जगह देशों में फैलने लगे थे, क्योंकि इसकी डिमांड थी ना बहुत ज़्यादा। 18 फिर दूसरी बार उष्ण कटिबंधीय इलाका होना चाहिए। तो ये जो इलाके सारे हैं, ये सारे उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाला आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज, अब नील की याद करो, उसी टाइम अमेरिका की क्रांति भी होती, इसीलिए वहाँ पे कम हो गया था, वहाँ से सप्लाई आना।
ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचने से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, इसीलिए ये भारत में ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते हैं, क्योंकि सब जगह से नील की सप्लाई बंद हो चुकी थी और ये प्रॉफिट का था। इसीलिए यहाँ पे याद रखना, इसीलिए भारत में नील खेती होती, नील खेती बढ़ावा, इसलिए नील विद्रोह भी होता है। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। अब वे सोच रहे थे कहाँ बढ़ा जाए, ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। अब सोचो देखो 20-30 साल में कितना बढ़ जाएगा। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका, समझ रहे हो, सारा का सारा। इसीलिए तो फिर ये चाहेंगे, ज़बरदस्ती उगाएंगे किसानों से, इसलिए शोषण होता है फिर उस चीज़ का। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार हो गई थी। इसलिए हर कोई जो है नील की खेती करना चाह रहा था। अभी देखो वहाँ पे ज़बरदस्ती गुलाम बना रहे लोगों को। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 जनवरी, तो समझ बात, उन्होंने विद्रोह कर दिया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी और यही कारण, देखो यहाँ से जोड़ो, यही कारण है कि फिर भारत से नील की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये चीज़ याद रखना। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रेती। नीज खेती के व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील के उत्पादन करते थे। नीज मतलब निजी, रेत मतलब किसान। या तो वह ज़मीन खरीदते थे या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और ज़मींदार को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती क्या समस्या थी? बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनको हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। ऐसे टकराव तनाव बढ़ा। अब देखो यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होने होगी। वे किसानों को ज़बरदस्ती हटा रहे हैं वहाँ से, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा अब धीरे धीरे। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उस समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। अब समझ रहे हो, एक तरफ धान की खेती, उसकी कटाई उटाई चल रही है और इधर इनको नील के लिए काम के लिए श्रमिक भी चाहिए। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतने कहाँ से आएंगे अंग्रेज़ों के पास? हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम किसानों से करवाते हैं, इसीलिए वो शोषण होता है। बीघा का मतलब जो आज भी जो होता है ज़मीन नापने का तरीका होता है, ज़मीन के एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब देखिए ये नील की खेती काट रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, बाद में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे, क्योंकि महिलाओं को तो बाहर निकलने की आज़ादी होती नहीं थी ना। रेतों को ज़मीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार वे गाँव के मुखियाओं को भी रेत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। 1 मिनट रुको। तो जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था।
अब देख लो कैसे ज़बरदस्ती खेती भी कराएंगे, ज़बरदस्ती उनको लगान भी लें, मतलब उनको वो भी देंगे, कर्जा भी देंगे, हर तरीके से लूटेंगे ये लोग। कर्जा लेने वाले रहते को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती है। अब ये देख लो कंडीशन डाल दिए उन्होंने, आपको कर्जा तभी मिलेगा जब आप 25% खेती पर अपनी नील की खेती करोगे। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। काश्तकार मतलब जो खेतों में काम करते हैं। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल जाता था और वहीं चक्कर दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। देख रहे हो, सारा प्रॉफिट वो कमा रहे, सारी मेहनत इनसे करवा रहे, और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, ये और कंडीशन। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और ये वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यही कारण होता है कि जो है अकाल पड़ता है। समझो सबसे उपजाऊ ज़मीन में कर रहे हैं, अब समय बाद धान होगा नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, दिक्कतें बढ़ेगी। ये खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे गट्टर, देखिए गट्टर यहाँ से कटाई कर रहे हैं और ये ऐसे ला रहे हैं। अभी देखो इसका फिर क्या होता है, इसमें बताया गया है पूरा। ये कोई काम का नहीं, ना पीटी में पूछेगा ना मेन से, बस एक बार देख लो नील का उत्पादन कैसे होता था। अभी देखो बीटर वाट है, ये किण्वन है जिसमें गलाया जाता है। ये देखो सारे होद है जो गलाया जाता है। नील की खेती के पास स्थित नील के कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है ये। तो नील के पौधों को होद तक औरतों ही ढोकर लाते थे, ठीक है। हौद में गोल हिलाने वाला, ये हौद में उनको फिर गलाया जाता था। यह खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े गोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है, ये वाला। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के गोल में खड़े रहना पड़ता है। सोच रहे हो 8 घंटे। वाट मतलब एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता था। स्टार्टिंग में आता था क्या, छोड़ो। नील गांव जो है आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था ताकि उसका कलर उतरे। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता है। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, दरवे में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और दरवे को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। ये देखो यहाँ पे, ये सब एक ही प्रोसेस होते जाएगा। दूसरा हौद बीटर वॉट में इस गोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। इससे जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथार कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। जो बिक्री के लिए तैयार नील अब ये है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखो ये वाला। अब ये चीज़ याद रखना कि इसके कारण जो विद्रोह होते हैं वो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नील गांव का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह देखो, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है डायरेक्ट। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में से बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। इनमें से एक गीत इस प्रकार था। अब ये गीत तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, पर ये इससे पता लगता है कि उसका उस टाइम कितना शोषण हो रहा था। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी है। समझ रहे हो, कोई मालिक था उसकी लाठियाँ पड़ी, मतलब लोगों की पिटाई उटाई करने के लिए। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। मतलब लड़ाई हो रही तो लोग देखने आते थे दर्शक की तरह। इस बार तो सभी रहे तैयार है, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। तो अब की बार इन्होंने भी सोच लिया कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे। अब वे बिना लाठी वालों को मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो वो भी उन्होंने संघर्ष करने का सोच लिया। अब देखो ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नील विद्रोह के बारे में, तो ये चीज़ याद रखना। मार्च 1859 में बंगाल के 1000 रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। ये सबसे बड़ी भारतीयों के पास कमजोरी, भारतीयों के पास बंदूक नहीं थी, उनके पास बंदूकें थी।
औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, तो बर्तनों से युद्ध लड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। और एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो कि पुरुष तो ये सब संभाल रहा, तलवार, भाले, तीर, कमान, परंतु देखो महिलाएं बर्तन से लड़ रही है। इससे ये पता लगता है कौन व्यक्ति किससे मतलब ट्रेंड है। अब घर मतलब महिलाएं जो घर का काम करती थी तो घर के बर्तन ही उठाएगी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा, ये चीज़ याद रखना, गुमशुदा पूछ सकता डायरेक्ट। एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, न ही बगान मालिकों के लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे कि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हुए हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है, ऐसा भी नहीं। लोग मतलब यही तो दिक्कत है इंडिया में। अभी देखो ना, सरकारें जो है लोगों को मूर्ख बनाती रहती है, फिर भी लोग धर्म के नाम पे वोट देते रहते हैं। पर वही है, कुछ लोग होते हैं, पर जब विद्रोह होता है तब उठते भी हैं लोग, पर हर कोई नहीं उठता है। 1859 में नील रहितों का लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रहितों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। इनकी भी अपनी समस्या ही थी। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। समझ रहे हो? तो सरकार तो हाथ छोड़ दी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रहितों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रहितों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों से यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। अब उसने बोला कुछ और था कि मैं मजबूर नहीं कर सकते आप। अब उन्होंने मान लिया कि अब महारानी ने बोल दिया कि अब नील की खेती मत करो। ईडन किसानों का शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्हें रहितों की दुर्दशा, बगान मालिकों को जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। याद रखना, जो नील दर्पण लिखा जाता, किसके द्वारा लिखा जाता नील दर्पण, बताइए? अरे कोई है क्लास में? ये भाग्य सब। रानू, किसने लिखा नील दर्पण? सर ये दीनबंधु, क्या पता, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। किसी को पता है? सिद्धार्थ कहाँ? सिद्धार्थ भाग गया। कौन कौन है क्लास में अभी? बताइए कौन कौन है क्लास में? दीनबंधु के द्वारा ही लिखा गया है। मुझे बता क्लास में अभी कौन कौन है, ये बताओ पहले तो। सब भाग गए हैं क्लास से? नहीं सर, नगीना है, नहीं सर, और एक वो नहीं। कविता बताइए। कविता, आपको तो पता होगा ना। तो अरे तेरी तो ये गड़बड़ी, इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा था। मामला गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, बताइए। कविता बताइए, किसने नील दर्पण बुक लिखी है? नहीं पता सर। पता कीजिए। चलो ठीक है, आओ इधर। इसीलिए मैं उधर जा नहीं रहा था। अरे नाम पढ़ के बता दिया करो कौन कौन है क्लास में। देखो सब भाग गए क्लास छोड़ के, फिर बोलते यूपीएससी की तैयारी। निखिल भी भाग गया। शाबाश। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। ठीक है। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जो जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रहितों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रहितों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। ये चीज़ याद रखना। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्ट। देखो 8वीं क्लास से कितने क्वेश्चन आ गए। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर, किसने बुलाया था?
बताइए अनु, किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ याद रखना। न्योता दिया 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ये चीज़ भी याद रखना, ये यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2018 में। ठीक है, चलो आगे। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। सच में बता रहा हूँ, ये फील होता है। जब मैं दृष्टि में काम किया था ना, मैं शायद 3 या 4 महीने ही काम किया था। उस टाइम भी मेरे को, जब मैं जिस दिन छोड़ रहा था ना, तो एक व्यक्ति था, वो भी लगभग 2-3 सालों से वहाँ काम कर रहा था वो तो जब मैं, मतलब होता है लीव कि जब अगर आप छोड़ते हो जॉब तो वहाँ पे जाके पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करना पड़ता है आपके। तो मैं भी गया था वहाँ पे। तो वो व्यक्ति बोल रहा था कि मेरे को चाहे मैं सब्जी की दुकान चला लूँगा परंतु ये दृष्टि में काम नहीं करूँगा, या मतलब ऐसी जो होते हैं ना भाई फिक्स टाइम वाली जॉब, 10 से लेके मान के चलो 8 बजे तक, 6 बजे तक, ये काम तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो मतलब हकीकत बता रहा हूँ, ये होता है जब आपका लगता है कि शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे है नहीं उस अकॉर्डिंग, आपका जीवन ख़त्म हो रहा है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। उस टाइम मेरे को भी लगा था कि मैं भी सब्जी की दुकान चला लूँगा, परंतु ये काम तो नहीं करूँगा। ये हकीकत है, ये चीज़ याद रखना। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे लगा एकदम सही बात है ये। मतलब इससे पता लगता है कितना शोषण होता है। चांदपुर, मतलब समझ रहे हो कि कंटेंट राइटर का दृष्टि में पैसे थे उस टाइम, मेरे को 25,000 मिलते थे। और उस टाइम जो दृष्टि में जो सपोर्ट स्टाफ होता है उनकी भी 22-22, 25-25,000 सैलरी है। तो क्या ही मतलब है, इतनी मेरी विद्वता का, इतने नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। कारण वही है, डिमांड सप्लाई। यहाँ पे बहुत लोग मिल जाते हैं उनको, तो कोई मतलब नहीं है ना। यार पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है भाई। जब मुझे याद अच्छे से, मैं 4 महीने काम किया था, मुझे इतना पता था बस मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद में आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बस जीवन ख़त्म हो जाता है पूरा। तो मतलब है नहीं। चलो ठीक है, जो भी है। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। ये कहीं यूपी का चांदपुर तो नहीं है, बंगाल का भी हो सकता है। कहाँ का है ये पता तो नहीं है। चलो, WS सीटन कौल नील आयोग अध्यक्ष थे। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? अब देखो क्या बोलेगा हाजी मुल्ला। मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। श्री साले, क्या तुम ₹1 प्रति बंडल कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। इससे पता लगता है कि मतलब उस टाइम कितना शोषण हो रहा था। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन, ये कोई यूपीएससी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे पढ़ लिया करो। कैरिबियन द्वीप समूह स्थित बागानों में नील का उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियन द्वीपों का दौरा किया। कैरिबियन द्वीप मतलब वेस्ट इंडीज़, ये चीज़ याद रखना। और इसके इलाके जो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो द्वीप ही बसे हुए हैं ना, इनको बोला जाता है। विस्तार से लिखा इस तस्वीर की लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को शेल्टर वॉट में डाल रहे हैं। जो इंडिया में होता था बस इसमें थोड़ा इस तरीके से। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से गोल को घुमा रहा है, दाएं से दूसरा। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे से भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर साँचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों को नजर रख रहा है। ये कोई काम का नहीं है। अब आ जाओ इधर, अब जिससे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा वो जवाब दीजिए। चलो कविता बताइए, मिलाइए फटाफट। रेत किससे मिलेगा बताइए? अरे बताइए, कविता क्या है? कविता भी चली गई क्या? कविता बताइए, रेत किससे मिलेगा? मैंने चिल्ला चिल्ला के रेत के बारे में बताया। रेत क्या है? चलो ठीक है, सना बताइए, रेत किससे मिलेगा? किसान। और महाल? ग्राम समूह। और निज? बागान मालिकों की अपनी जमीन। और रेती? रेत की जमीन वाला चाहिए। चलो ठीक है। चलो नगीना बताइए, यूरोप में वुड उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किस चीज़ से दिखाई देता था बताइए नगीना?
नील से सर। हाँ चलो ठीक है। अनु बताइए, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी थी। किस कारण बढ़ने लगी थी नील की मांग? सर क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ था। ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। और दो कारण बताए थे ना उसने, एक औद्योगिकरण था, दूसरा कपास का उत्पादन होने लगा था, वहाँ पे कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। तीसरा काम ये था कि जो अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका था और इधर थे उनसे जो है स्कॉटलैंड में वो हो गया था, वो लोग अपने देश से मुक्त हो रहे थे तो उन्होंने जो है कम कर दिया। चलो ठीक है। चलो सना बताइए। देखो डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट 2020 हजार के क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बताइए। नील की खोज से कृत्रिम जो नील थी ना भाई, उसके कारण, ये अभी तो पढ़ाया था, अभी तो बताया था मैं तुम लोगों को कि कृत्रिम नील बनने लग गया था। ये देखो 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इनसे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, देख रहे हो। चलो नगीना बताइए, चंपारण आंदोलन नहीं, चलो कविता बताओ, कविता चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? चंपारण आंदोलन कविता बताइए किसके खिलाफ था चंपारण आंदोलन? हाँ नील की खेती के खिलाफ, खेती के खिलाफ था। ठीक है चलो आ जाओ अब यहाँ पे इकट्ठा करे। ठीक है ये कोई काम का नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। ठीक है ये तीनों को क्वेश्चन मिला के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिख के लाना है। ठीक है ठीक है लिखिए क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपको सबसे पहले बताना है स्थायी बंदोबस्त, नहीं मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें सब चीज़ें आ जाएगी। राजस्व मतलब क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। राजस्व निर्धारण की, रुको एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं इसको, अच्छे से फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा है सर, यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन 2022 में, 2017 में। तो बोल रहा है कि परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था। तो उसमें ये तीनों कैटेगरी हो जाएगी। हाँ वो क्वेश्चन तो मैं ऊपर दे दिया, तो उसमें तो वो सारी चीज़ें आ ही जाएगी। ठीक है इसका भी क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसका क्वेश्चन बनेगा, ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? स्थायी बंदोबस्त, माहलवारी, और एक कौन सी थी? रैयतवाड़ी। अब कौन आया भाई? युवराज अभी उठे हो तुम? थोड़ा जल्दी उठना सीख जाओ। और कल मेंस के आंसर क्यों नहीं लिखा तुमने? क्लास ही आज ही करेंगे तो लिखिए, ऐसे लापरवाही करोगे कैसे काम चलेगा? डेली काम डेली किया करो। चलो ठीक है सुनो इधर, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था, और कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या विशेषताएं बताए, नहीं तीनों में डिफरेंस बताओ, और इसके कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके बारे में बताएं। हाँ ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखो स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त हो गया, स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य पहलुओं का वर्णन करते हुए इनके मध्य अंतर भी बताओ। मुख्य पहलुओं में सर अंतर ही तो आ जाएगा इनका। नहीं
मतलब हाँ चाहो तो उस तरीके से भी देखो मुख्य पहलू मतलब ये क्या क्या था, कौन लागू किया था इसको, और इसका मेन तो वो जो मुख्य पहलू क्या था, मतलब अंतर तो अंतर तो कैटेगरी में ही आ आप उस जाएगा ना। तरीके से बताओगे ना अंतर, तो भाई कितने इलाके में लागू किया गया, कितनी कौन कौन सी जगह लागू किया गया, इसमें टैक्स कैसे था, इसमें जैसे भाई स्थाई में स्थाई था, इसमें फिक्स नहीं था, इसमें फिक्स नहीं था। ठीक है चलो फिर रहने दो। हाँ ये वाला ना व्यवस्था की मुख्य परिणाम दे दो, परिणाम दे वो तो दो, आगे मुख्य दूंगा ही। पहलुओं को वर्णन करते हुए परिणाम लिखो। नहीं वो आगे मैं दूंगा ही परिणाम वाला, तो व्यवस्था के मुख्य पहलुओं को वर्णन करते हुए इनके मध्य अंतर बताओ। नहीं तो ऐसा करना ना, तुम जब अंतर बताओगे ना तब उसी तरीके से टेबल बना के दिखा देना, ठीक है। जब मुख्य पहलू जब बताओगे ना आप, तो वो टेबल फॉर्मेट में दिखा देना आप, तो वह अंतर तरीके से हो जाएगा एक तरीके से ना। मुख्य पहलुओं को वर्णन करते हुए इनके कारण उत्पन्न प्रभावों का आकलन कीजिए। प्रभावों का आकलन कीजिए। अच्छा प्रभाव पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे वो सब बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये आपको लिख के लाना है। स्थायी बंदोबस्त मालवाड़ी व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य पहलुओं का वर्णन करते हुए इनके कारण उत्पन्न होने वाले यहाँ पे थोड़ा उत्पन्न होने वाले प्रभावों का आकलन कीजिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक में समाहित हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो कल ये काम करके आना, 2 क्वेश्चन लिख के आने हैं, जो सीसेट में काम दिया है वो करके ग्रुप में डाला करो, ठीक है। चलो किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय।